हेलो नमस्कार प्रणाम, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करता हूं बिल्कुल स्वस्थ व्यस्त मस्त और जबरदस्त होंगे। अपना और लोगों का ध्यान रखते हुए तैयारी कर रहे होंगे दोस्त। आज हम लोग आधुनिक भारत का इतिहास पढ़ना शुरू कर रहे हैं और इसका एकमात्र उद्देश्य यह है कि आपके एग्जाम में चूंकि इतिहास का एक अच्छा खासा प्रश्न देखने को मिल रहा है, तो इसमें जैसे बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों पर हम चर्चा करने वाले दोस्त। तो इसका फायदा ये होगा कि जैसे पिछली दफा जितने जैसे टीआरई 1 टीआरई 2 हुआ है, उसमें बीपीएससी के प्रीवियस ईयर प्रश्नों को सीधे सीधे पूछ लिया गया है। तो दोस्त अगर आप एनसीईआरटी पढ़ रहे हैं तो वेल एंड गुड है। अगर आप एनसीईआरटी सोच रहे कि नहीं पढ़े तो आपका इस क्लास से अधिकतर काम हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हुए सदन को स्टार्ट करते हैं। लेते हैं अपना पहला प्रश्न। क्या दोस्त, पहला प्रश्न है, पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? ऑप्शन ए डियाज, ऑप्शन बी वास्को डिगामा, ऑप्शन सी अल्मीडा, ऑप्शन डी अल्बुकर्क। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए थोड़ी सी कहानी हम आपको सुनाते हैं। आपको पता है सबसे पहले कौन आया था भारत? तो सबसे पहले वास्को डिगामा भारत आया था। क्या? वास्को डिगामा। वास्को डिगामा क्या है? 1498 में ये भारत आता है। ठीक है, और किस उद्देश्य से? मसालों के व्यापार करने के उद्देश्य से। कालीकट बंदरगाह पर आता है। कहां पर? कालीकट। यहीं पर जो कालीकट बंदरगाह है, यहीं पर जमेरिन जो यहाँ का शासक था वो इनका क्या करता है? स्वागत करता है दोस्त। और जब ये स्वागत करता है उसके बाद जब ये यहां से मसाला लेकर के जाता है पुर्तगाल, तो इसको लगभग 60 गुना ज्यादा फायदा होता है। तो इसके फायदे को लेकर के पुर्तगाली क्या करते हैं? भारत की तरफ अपना रुख करते हैं। उसी क्रम में आपको पता है 1503 में अल्मीडा आता है सेनानायक बनकर के और अच्छी खासी एक स्थिति मजबूत करके जाता है। ठीक है, फिर उसी को अल्मीडा को इसके बाद अल्मीडा को क्या करते हैं दोस्त? अल्मीडा जो है ये 1505 में आता है। 1505 में आता है, 1509 तक ये रहता है। ठीक है, ये रहता है। और इस जो है ये किस रूप में आता है? तो प्रथम वायसराय। अल्मीडा क्या था? पुर्तगालियों का प्रथम वायसराय था। प्रथम वायसराय था। ठीक है दोस्त, प्रथम वायसराय था ये। हमारा क्लियर है। अब देखिए अब यहां से क्या प्रश्न और क्या बनता है? इसे यहां पे आपने देखा पुर्तगाली प्रवेश का प्रथम वायसराय भारत में कौन हुआ? तो आप कहेंगे साहब अल्मीडा हुआ। मार देंगे, क्लियर कर देंगे, अभी पूरी कहानी इसकी बताएंगे हम आपको। लेकिन अगर आपसे पूछे अल्बुकर्क कौन था, तो अगर आपसे यह प्रश्न बनता है कि पुर्तगाली सत्ता का, जैसे प्रश्न बनता है भारत में पुर्तगाली सत्ता का, भारत में पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक अगर आपसे पूछा जाता है दोस्त, संस्थापक, तो आप क्या बताएंगे? ये था कौन? अल्बुकर्क था। ठीक है, अल्बुकर्क था। और ये 1509 में आता है। ठीक है, अल्बुकर्क था। मामला क्लियर है। अब देखिए यहां अगर आपसे पूछे सबसे पहले भारत आया, वास्को डिगामा। वास्तविक संस्थापक पुर्तगाली सत्ता का वास्तविक संस्थापक ये था। और प्रथम वायसराय कौन था? अल्मीडा था। ठीक है, ये 1505 में आया था, 9 तक था। ये 1505 इसमें जो भारत पहुंचता है, तो ये आप कह सकते हैं कि पुर्तगाली सत्ता को स्थापित करने का प्रयास करता है। उसी क्रम में 1509 ईस्वी में टर्की, गुजरात, मिस्र इनकी संयुक्त सेना को ये पराजित कर देता है और दीव जो एक पार्ट हुआ करता था उस पर अधिकार कर देता है। दीव पर कब्जे के बाद जो पुर्तगाली है वो हिंद महासागर में सबसे अधिक शक्तिशाली हो गए। उसने अंजदीव में किला बनवाया और पुर्तगालियों के हित में कोचीन की राजगद्दी के उत्तराधिकारी की समस्या का भी क्या किया? समाधान किया दोस्त। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, ऑप्शन ए सी बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते। दूसरा प्रश्न क्या है दोस्त? बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली का उपयोग कौन करता था? ऑप्शन ए डच, ऑप्शन बी फ्रांसीसी, ऑप्शन सी पुर्तगाली, ऑप्शन डी अंग्रेज, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या है? बीपीएससी 2019 का प्रश्न है ये। ठीक है, देखिए अगर हम इसकी बात करते हैं तो बंगाली खाड़ी में समुद्री डकैती जो हुगली का उपयोग करते थे वो करते थे कौन? वो करते थे पुर्तगाली। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित अंग्रेजों में किसे जहांगीर ने खान की उपाधि से सम्मानित किया था? ऑप्शन ए हॉकिंस, ऑप्शन बी टॉमस रो, ऑप्शन सी एडवर्ड टेरी, ऑप्शन डी उपयुक्त में से कोई नहीं। 1995 का प्रश्न है दोस्त। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए हम अगर बात कर लेते हैं तो इसमें सबसे पहले कौन आया था? सबसे पहले भाई हॉकिंस ही पहुंचा था ना। हॉकिंस कब पहुंचा था?
हॉकिंस पहुंचा था करीब 1608 ईस्वी में। 1608 ईस्वी में हॉकिंस जो है ये किसके दरबार में, जहांगीर के दरबार में जाता है। और जहांगीर के दरबार में जब जाता है तो ये प्रश्न यह भी आया है कि वो कहां पर मिलने गया था उनसे। तो वैसे तो पहुंचता सूरत में है, लेकिन जहांगीर से मिलता कहां पर है, आगरा में। कहां पर मिलता दोस्त, आगरा में मिलता है। और जब आगरा में इससे मुलाकात होती है तो जहांगीर इससे प्रसन्न होकर के इसको 400 का मनसब तथा फिरंगी खां, क्या फिरंगी खां, फिरंगी खां, फिरंगी खां या एक और उपाधि देता, कौन सी, इंग्लिश खान। क्या दोस्त, इंग्लिश खान की उपाधि देता है, इंग्लिश खान की उपाधि देता है। ठीक है, तो ये उपाधि किसको मिली थी दोस्त, ये उपाधि मिली थी हॉकिंस को। मामला क्लियर है। उसका टॉमस रो आता है, जहांगीर के दरबार में भी आया हुआ है टॉमस रो। ठीक है, हालांकि हॉकिंस को सफलता नहीं मिलती है कि जो है कुछ मिल जाए वहां जो जहांगीर की तरफ से, हालांकि कोई फायदा नहीं मिलता है, लेकिन एक प्रभाव तो बन ही जाता है। टॉमस रो आता, छूट मिल जाती है। और उसके बाद जो है आपको पता है 1611 ईस्वी में, 1611 ईस्वी में अपनी फैक्ट्री, अस्थायी फैक्ट्री पहली दफा सावली सूरत में स्थापित होती है अंग्रेजों की। उसके बाद 1613 में अस्थायी फैक्ट्री स्थापित हो जाती है जहांगीर के फरमान के द्वारा। ठीक है, तो इसका सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। चौथा, भारत में 1612 ईस्वी में अंग्रेजों ने अपनी पहली फैक्ट्री कहां स्थापित की थी, प्रश्न आया हुआ है। ठीक है, गोवा में, बंगाल में हुगली, आरकोट या सूरत में। 1994 का प्रश्न बताइए दोस्तों, इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए, अगर हम बात करें तो अभी हम चर्चा ही कर रहे थे कि कैप्टन विलियम हॉकिंस जो है ये सूरत से मुगल दरबार आगरा मिलने जाता है, किससे, जहांगीर से, लेकिन फैक्ट्री की स्थापना की अनुमति पाने में सफल नहीं होता है। 1611 में पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद एक अंग्रेज जो कैप्टन था उसका नाम था मिडल्टन। क्या नाम था दोस्त, मिडल्टन। मिडल्टन जो है ये अंग्रेज पुर्तगालियों के विरोध के बावजूद वहां जो है सूरत में एक स्थान था स्वावल्ली, वहां पर क्या करता है, वहां पर अपनी पहली, इनको हराता है, पहले इनको जो पुर्तगाली है इनको हराता है और उनकी एकाधिकार की जो उनकी निरंतरता थी उसको भंग कर देता है। उसके बाद जो जहांगीर है, जहांगीर शाही फरमान जारी करता है, उस फरमान से अंग्रेजों ने सूरत में अस्थायी तौर पर 1613 ईस्वी में अस्थायी तौर पर 1612-13 में एक कंपनी स्थापित होती है। हालांकि वो उसका प्रभाव आगे चल करके जो है दूसरे जगहों पर भी जाता है, जैसे अहमदाबाद हो गया, बुरहानपुर, अजमेर तथा आगरा में जो उसकी सहयोगी फैक्ट्रियां वो भी लगाई जाती हैं। तो बेसिकली मिडल्टन का एक जो प्रयास था उसको कहीं ना कहीं वो फलीभूत होता है और सूरत में पहली दफा जो है फैक्ट्री स्थापित होती है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। पांचवा, किस मुगल शासक के समय में सर थॉमस रो भारत आया था, बाबर, अकबर, जहांगीर, शाहजहां, उपयुक्त में से कोई नहीं या उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2022 का प्रश्न है दोस्त, बताइए इसका सही जवाब क्या है। अभी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं, ठीक है, अभी हम लोग इसको डिस्कस कर चुके हैं दोस्त। अभी भाई अकबर का तो काम खत्म हो गया था 5 तक, ठीक है, इनका तो काम खत्म हो गया। पुर्तगाली जो थे वो आए थे, बल्कि अगर आपसे पूछे ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना जो पहली दफा इंग्लैंड में, तो वो उस टाइम अकबर था। लेकिन पूछ रहा थॉमस रो कब आया था, आपको पता है। तो थॉमस रो दोस्त ये करीब 1615 ईस्वी में आता है, सबसे ज्यादा अनुमति यही लेके जाता है, ठीक है, 1615 में आता है। और ये आता है तो 1616 में जो है ये किससे मिलने, जहांगीर से मिलने जो है जाता है। किससे मिलने, जहांगीर से मिलने जाता है। तो अगर आप पूछे थॉमस रो किसके दरबार में आया था, तो जहांगीर दरबार में आया था। मामला क्लियर है। अगला प्रश्न क्या है, डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की। ऑप्शन है 1601, ऑप्शन बी 1632, ऑप्शन सी 1774, ऑप्शन डी 1651, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए साहब, जब ये प्रश्न बीपीएससी ने पूछा था तो हालांकि वैसे कोई प्रमाण नहीं है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी पटना में भी स्थापित हुई थी, कोई प्रमाण नहीं प्राप्त होता है। लेकिन इतिहास की किसी मानक पुस्तक में और मतलब कहीं जैसे पटना डिस्ट्रिक्ट गजेटियर जो है उसमें यह लिखा गया है कि 1632 ईस्वी में जो है पटना में जो डच ईस्ट इंडिया कंपनी है स्थापित हुई थी, ठीक है, तो इसलिए इसको आप सही कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 7वां नंबर, निम्नलिखित में से प्रथम कर्नाटक युद्ध का कौन सा तात्कालिक कारण था। ऑप्शन ए, अंग्रेज तथा फ्रांसीसियों के बीच प्रतिद्वंदिता,
ऑप्शन बी ऑस्ट्रिया के राजगद्दी की जंग, ऑप्शन सी कर्नाटक के राजगद्दी का मसला, ऑप्शन डी अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण। बीपीएससी सन 2000 का प्रश्न, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। देखिए हम इसकी बात करते हैं ना दोस्त, आपका प्रश्न संख्या जो 7 है, तो ये कहीं ना कहीं आप इसको कह सकते हैं प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध जो जिसे अगर आप ये सोच रहे हैं भाई ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की जंग जो है, तो भैया ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार की जंग जो है ये 1740 में ही शुरू हो चुकी थी, ठीक है। अब प्रथम कर्नाटक युद्ध कब शुरू हुआ था, ये हुआ था प्रथम कर्नाटक 1746 से 48 तक चला था, 1746 से 48 तक चला था। तो भैया ये तो ना होने से रहा, ठीक है, तो कई किताबों में आपको लिखा मिल जाएगा, लेकिन ये है नहीं दोस्त, ठीक है। ये कह सकते हैं कि ऑस्ट्रिया के राजगद्दी के जो जंग का जो उत्तराधिकार का जो मामला था उसका एक जो है फैलाव मात्र था, ये विस्तार मात्र आप कह सकते हैं, ठीक है। और हालांकि इसमें जो प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ था इसमें किसके बीच हुआ था, तो अंग्रेज और फ्रांसीसी, किसके बीच, अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी, अंग्रेज वर्सेज फ्रांसीसी के बीच हुआ था, ठीक है। अब ये दोनों सरकारों ने जो है ये अपने जो सरकार है जो उनकी वहां गृह घर की सरकार थी, उन दोनों की दोनों ने अपने गृह सरकारों की अवज्ञा की थी। अंग्रेज कैप्टन बर्नेट के नेतृत्व में अंग्रेजी सेना थी, ठीक है, और ने जो क्या किया, इधर जो फ्रांसीसी जहाज थे उन पर अधिकार कर लिया, जो इस युद्ध का प्रथम तात्कालिक कारण था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के समय कर्नाटक के जो नवाब थे अनिरुद्दीन, उन्होंने क्या किया, महफूज खां के नेतृत्व में करीब 10,000 भारतीय सेना को फ्रांसीसियों पर आक्रमण करने के लिए भेज दिया, ठीक है। फ्रांसीसी सेना ने अरियार नदी के आसपास जो है सेंट थोमे नामक स्थान पर जो नवाब की सेना थी जो इस तरफ से गई थी अंग्रेज की तरफ से, उसको क्या बुरी तरह से पराजित कर दिया। और यूरोप में जब युद्ध बंद होते ही कर्नाटक का प्रथम युद्ध समाप्त हो जाता है, और इसके बाद शुरू होता है क्या, उसके बाद एक होती है संधि, कौन सी, एक्स ला सैपेल की संधि, क्या, एक्स ला सैपेल, एक्स ला सैपेल की संधि होती है, सैपेल की संधि होती है, ठीक है, एक्स ला सैपेल की संधि होती है। और इसके बाद जो है एक्स ला सैपेल की जब संधि होती है तो उसके बाद ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार समाप्त हो जाता है, मद्रास जो ये अंग्रेजों को पुनः प्राप्त हो जाता है, ठीक है। तो अब ये जो है कर्नाटक का जो प्रथम युद्ध था, अब द्वितीय युद्ध भी होता है कब, जैसे ये समाप्त हुआ तो तुरंत 49 में द्वितीय युद्ध शुरू हो जाता है, ठीक है। तो वो 53-54 तक चलता है, फिर 56 से शुरू होकर के 7 साल तक जो सप्तवर्षीय युद्ध कर्नाटक का तृतीय युद्ध चलता है, जिसमें फ्रांसीसी बुरी तरह के पराजित होते हैं, बात क्लियर। तो ये सारी चीजें चलती हैं। तो जो द्वितीय कर्नाटक युद्ध होता है वहां पर कौन संधि होती है, यहां से पूछा जाता है, तो पांडिचेरी संधि होती है। जो तृतीय कर्नाटक युद्ध होता है वहां पर कौन संधि होती है, वहां पर जैसे संधि जब समाप्त होती है तो उसके बाद से मतलब फ्रांसीसियों को जो है एक पेरिस की संधि के द्वारा जो है इसको खत्म किया जाता है। तो आप कह सकते हैं कि कर्नाटक का प्रथम युद्ध, द्वितीय, तृतीय युद्ध, ये आपसे पूछा जाता है, इसको भी आप क्या करिएगा, कंठस्थ रखिएगा। फिलहाल कर्नाटक की राजगद्दी का मसला नहीं था, बल्कि अंग्रेजों द्वारा फ्रांसीसी जहाजों का अधिग्रहण करना जो है इसका तात्कालिक कारण था, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, 8 नंबर, 1760 का प्रसिद्ध वांडीवास का युद्ध अंग्रेजों द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया था। वांडीवास का युद्ध फ्रांसीसियों के खिलाफ, स्पेन के खिलाफ, मैसूर के खिलाफ, कर्नाटक के खिलाफ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी सन 2020 का प्रश्न है, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा। जो वांडीवास का, देखिए हुआ ये, मैं आपको बताऊं, जैसे जब ये प्रथम कर्नाटक युद्ध हुआ तो प्रथम कर्नाटक युद्ध के जस्ट बाद एक युद्ध होता है अंबर का युद्ध, ठीक, कौन सा युद्ध, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध, अंबर का युद्ध होता है, कब होता है दोस्त, ये होता है 1749 में। कब होता है, 1749 में होता है। अब इसकी कहानी आप समझिएगा। 1749 में जो मुजफ्फर जंग है चंदा साहब तथा फ्रांसीसियों की संयुक्त सेना ने वेल्लूर के समीप जो है ये जो अंबर नामक स्थान है वहां पर कर्नाटक के नवाब जो अनिरुद्दीन है उनकी जो है उनको पराजित करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं। मुजफ्फर जंग दक्कन का सूबेदार बन जाते हैं, और जो सूबेदार इस बनने के उपलक्ष्य में उन्होंने क्या किया कि साहब चूंकि फ्रांसीसी सेना का उस टाइम नेतृत्व डुप्ले कर रहा था, तो उन्होंने कहा कि ठीक है, डुप्ले को जो है कहा कि ठीक कृष्णा नदी के जो किनारे का भाग था, दक्षिण भाग, मुगल प्रदेशों का जो है गवर्नर उसको बना दिया, तथा उत्तरी सरकार के कुछ जिलों को भी फ्रांसीसियों को दे दिया। इसके अतिरिक्त मुजफ्फर जंग की प्रार्थना पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी जो है ये यहाँ पर
जो यहाँ पे लोग कब्जा किए थे हैदराबाद में, एक टुकड़ी नियुक्त कर दी जाती है। तो ये कहानी आपके अंबर के युद्ध की थी, ठीक है। अब इसके बाद जो है जस्ट बाद इसके 1757 में क्या प्लासी का युद्ध होता है। क्या दोस्त, प्लासी का युद्ध कब होता है? 23 जून 1757 को। मामला समझिएगा प्लासी के युद्ध का, ठीक है। अंग्रेज तथा बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच में युद्ध होता है, और ये कह सकते हैं कि इस युद्ध के बाद से अंग्रेजों ने पूरे बंगाल पर क्या किया, पूरे बंगाल पर नियंत्रण स्थापित कर लिया, ठीक है। कौन था इसमें भैया? तो अंग्रेज की तरफ से कौन था? क्लाइव था। ये प्रश्न आपसे सीधे सीधे पूछा जाता है। अंग्रेजों की तरफ से क्लाइव और इधर से क्या थे? सिराजुद्दौला थे। कौन दोस्त? सिराजुद्दौला थे, ठीक है, समझ लीजिएगा यहाँ पे सिराजुद्दौला थे। धोखाधड़ी कौन किया था? तो मीर जाफर को जिन्होंने धोखाधड़ी करी थी वही सेनानायक था। उसकी वजह से जो है ये लोग हार गए थे 1757 में। उसके बाद क्या होता दोस्त? उसका होता वांडीवास का युद्ध। क्या होता दोस्त? वांडीवास का युद्ध। वांडीवास का युद्ध होता है। कब होता दोस्त? ये होता है वांडीवास बोले तो 1760, ठीक है। 1760 में वांडीवास का युद्ध होता है। किसके बीच होता है? अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच होता है। और अंग्रेजों का नेतृत्व कौन कर रहा था? अंग्रेजों का नेतृत्व कर रहा था आयर कूट। कौन कर रहा था? आयर कूट कर रहा था, ठीक है। अंग्रेजों का नेतृत्व आयर कूट कर रहा था, और फ्रांसीसियों का नेतृत्व कौन कर रहा था? ये कर रहा था लाली, काउंट डी लाली कर रहा था दोस्त, ठीक है। तो ये वांडीवास का युद्ध 1760 में। इसके जस्ट बाद क्या होता है? बेदरा का युद्ध होता है। क्या? वेदरा का युद्ध। वेदरा का युद्ध होता है दोस्त। ये कब होता है? 1761 में होता है। और किसके बीच? अंग्रेज और डचों के बीच में होता है। अंग्रेज वर्सेस डच के बीच में होता है। यहीं से डचों का पतन भी हो जाता है, ठीक है। और इसके जस्ट बाद क्या होता है दोस्त? सबसे महत्वपूर्ण, जिस पर अंग्रेजों ने अपनी सत्ता स्थापित कर ली थी, ये होता है बक्सर का युद्ध। कौन सा दोस्त? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध कब होता है? 22 अक्टूबर 1764 को होता है, ठीक है। त्रिगुट, इसमें क्या था? त्रिगुट था। त्रिगुट बोले तो त्रिगुट वर्सेज अंग्रेज, ठीक है। हेक्टर मुनरो इसमें था, ठीक। त्रिगुट वर्सेज अंग्रेज 22 अक्टूबर 1700। त्रिगुट बोले तो मीर कासिम, अवध के नवाब शुजाउद्दौला और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय, इन तीनों की संयुक्त सेना थी, जिसको अंग्रेज सेनापति हेक्टर मुनरो क्या करता है? हराता है। किस युद्ध में? बक्सर के युद्ध में। और ये कह सकते हैं कि जो न्यू प्लासी के युद्ध में पड़ी थी अंग्रेजों की, अब उस पर मकान बनाने का काम बक्सर के युद्ध ने किया था। बात क्लियर है? तो इसको भी आप क्या करिएगा, याद रखिएगा मेरे दोस्त, ठीक। अब इसी के बाद से क्या होगा? इसी के बाद से कहानी आगे बढ़ेगी, और अब कहानी इलाहाबाद की संधि की तरफ आगे बढ़ेगी, ठीक है। तो इलाहाबाद की संधि जैसे हो रही है, तो अब उसमें फिर चीजें और अच्छी होंगी, समझ रहे हैं। तो उसमें भी आपसे प्रश्न पूछता है, वही इलाहाबाद की जो पहली संधि हुई थी वो किसके बीच हुई थी, और इलाहाबाद की दूसरी संधि किसके बीच हुई थी? तो इलाहाबाद की संधि, पहली संधि जो है बक्सर के युद्ध में, ये हुई थी शाह आलम द्वितीय जो मुगल सम्राट था उसके बीच, और जो द्वितीय इलाहाबाद की संधि हुई थी वो 16 अगस्त 1765 को हुई थी अवध के नवाब से, ठीक है दोस्तों। तो उसको भी अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। फिलहाल आपके लिए इतना। तो अंग्रेजों द्वारा वांडीवास की लड़ाई में किसको हराया गया था दोस्त? तो देख लीजिए, फ्रांसीसियों को हराया गया था। किसको? फ्रांसीसी। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 9 नंबर क्या दोस्त? निम्नलिखित में किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को स्वावल्ली के स्थान पर हराया था? हम इस पर चर्चा कर चुके हैं। विलियम हॉकिंस, थॉमस बेस्ट, थॉमस रो, जोसिया चाइल्ड। बताइए इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए, आपको पता है कि विलियम हॉकिंस कब आया था? 1608 में आया था। तो भैया ये तो एजेंट था, ठीक है। थॉमस रो कब आया था? 1615 में आया था। 1616 में मिलने गया था, ठीक है। 1616 में मिलने गया था। तो ये दोनों तो ऐसे ही गलत हो गए, ठीक है। थॉमस चाइल्ड टाइप का कुछ था नहीं, है ना। इसमें जो आपका सबसे बेस्ट जवाब है, जैसे इसमें अगर आपसे पूछ ले कि भैया इसमें आप किसको सही मानेंगे, इसमें आप किसको सही मानेंगे, तो जाहिर सी बात है, हमने अभी कुछ देर पहले चर्चा किया था कि कैप्टन मिडल्टन ने जो है सूरत के समीप सावल्ली स्थान पर जो है, किस स्थान पर? सावल्ली स्थान पर ये अपनी फैक्ट्री स्थापित करने के लिए जो है ये किया था। तो इसमें थॉमस बेस्ट जो है, निम्नलिखित किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को हराया था? स्वावल्ली में थॉमस बेस्ट ने, ठीक है। और नेतृत्व कौन कर रहा था? कैप्टन मिडल्टन कर रहे थे।
ठीक है। और यहाँ पे कैप्टन कौन था, वो थॉमस बेस्ट। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। 10 नंबर, उस क्षेत्र की पहचान करें जहां से यूरोप वासियों को सर्वोत्तम सोरा और अफीम प्राप्त होता था। बताइए दोस्त, ये तो आपको पता ही होगा भाई, जो लोग यहाँ के हैं वो तो बता दें। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी गुजरात, ऑप्शन सी बंगाल, ऑप्शन डी मद्रास। बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा, इसका सही जवाब क्या होगा, इसका आप जवाब दें। ठीक है, इसका आप लोग जवाब दीजिए। ठीक है दोस्त। देखिए हम इसकी बात करते हैं, तो उस क्षेत्र की पहचान करें जहां यूरोप वासियों को, तो अब देखिए ये बिहार जो है ना, जो बिहार है पहले पूरा एक पार्ट हुआ करता था, कलकत्ता कुछ पार्ट इसमें, जो बंगाल कुछ पार्ट इसमें रहता था, तो ये पूरा एक प्रक्रिया थी। तो अगर आपसे कभी भी पूछेगा सोरा और अफीम के लिए, तो मेरे दोस्त मेरे भाई, सोरा और अफीम हमेशा कहां पे मिलेगा, बिहार में मिलेगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ए बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 11 नंबर, अंग्रेजी शासन काल में भारत का कौन सा क्षेत्र अफीम उत्पादन हेतु प्रसिद्ध था। ऑप्शन ए बिहार, ऑप्शन बी दक्षिणी भारत, ऑप्शन सी गुजरात, ऑप्शन डी असम। 2005 का प्रश्न है। ठीक है दोस्त, 2005 का यह प्रश्न है। ठीक। अब बताइए, अभी हम लोग इस पर चर्चा कर चुके हैं, इस पर चर्चा हम लोग कर चुके हैं, तो भैया इसमें क्या होगा, बिहार होगा। ऑप्शन ए बिल्कुल सही है। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं। 12 नंबर, इलाहाबाद की संधि के बाद रॉबर्ट क्लाइव ने मुर्शिदाबाद का उप दीवान किसे बनाया था। ऑप्शन ए मोहम्मद रजा खान, ऑप्शन बी सिताब राय, ऑप्शन सी राय दुर्लभ, ऑप्शन डी सैयद गुलाम हुसैन। अभी हम लोग इस पर चर्चा तो कर ही रहे थे ना दोस्त। देखिए आपको पता है क्या, बक्सर का युद्ध याद है ना, बक्सर का युद्ध, बक्सर का युद्ध, बक्सर के युद्ध अभी हम लोग चर्चा तो कर ही रहे थे। कब हुई थी, 22 अक्टूबर 1764 को। ठीक, किसके बीच, ये आप कह सकते हैं त्रिगुट, त्रिगुट वर्सेस हेक्टर मुनरो था, हेक्टर मुनरो था। ठीक है, अब इसमें हेक्टर मुनरो क्या होता है, विजित होता है। अब जब विजित होता है तो उसके बाद किसको भेजता है, रॉबर्ट क्लाइव को भेजा था। किसको, रॉबर्ट क्लाइव। वही क्लाइव जो प्लासी के युद्ध में क्या करता है, सिराजुद्दौला को हराता है। ठीक है, तो इसको भेजा था कि भैया जाओ तुम जो है समझौता कराओ। तो ये समझौता करता है, और ये क्या करता है, ये करता है इलाहाबाद की संधि, क्योंकि जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है उसको यही बंदी बनाया गया था इलाहाबाद में। तो यही होती क्या, इलाहाबाद की संधि, इलाहाबाद की संधि होती है। प्रथम संधि कब होती है, 12 अगस्त 1765 को होती है, और दूसरी संधि जो होती है वो होती है 16 अगस्त 1765 को। ठीक है दोस्त, 1765 को होती है। तो 12 अगस्त किसके बीच होती है, ये होती शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय, शाह आलम द्वितीय से। और जो दूसरी जो इसमें जो दूसरी इलाहाबाद की संधि होती है वो अवध के नवाब शुजाउद्दौला के बीच होती है। किसके बीच, शुजाउद्दौला के बीच, शुजाउद्दौला के बीच होती है। ठीक है, अब यहां से क्या होता है, जो मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय है ये क्या करता है, ये इससे कहा जाता है ठीक है आप राजा हैं, आप राजा बने रहेंगे, लेकिन जैसे हम आपसे कहते हैं कि आप ही राजा हैं लेकिन आपकी सारी कमाई कौन लेगा, मैं लूंगा। तो क्या करते हैं लोग इनसे, जब ये क्योंकि हारे जाते हैं तो इनको कुछ ऑप्शन तो नहीं, तो ये क्या करते हैं आप, अपनी जो दीवानी है कहां कहां की, बंगाल, कहां की, बंगाल, बिहार, बंगाल, बिहार और उड़ीसा, यहां की दीवानी किसको देते हैं, अंग्रेजों को देते हैं। तो बंगाल, अगर आपसे पूछेगा भाई कि बंगाल में जो है कौन दीवान नियुक्त हुआ था, तो यहां पर मोहम्मद रजा खान, कौन, मोहम्मद रजा खान, मोहम्मद रजा खान यहां नियुक्त हुए थे। और अगर आपसे ये पूछेगा बिहार में कौन हुआ था, तो उपनाजिम के रूप में जो है राजा सिताब राय। ये प्रश्न आपसे पूछा जा चुका है। ठीक है, तो बिहार के लिए कौन, सिताब राय। ये सारे के सारे गद्दार थे दोस्त। जब प्लासी जो इसमें युद्ध हुआ था बक्सर का या उससे पहले भी, तो ये सारे के सारे अंग्रेजों के साथ मिल जाते थे। ये सारे के सारे गद्दार थे, इसलिए फायदा ले रहे थे। ठीक है, सिताब राय। तो ये यहाँ पे आप देख लीजिए क्या पूछा गया है, ये पूरी कहानी हमने आपको समझा दिया है। पूछा गया है कि मुर्शिदाबाद के उद्यान, मुर्शिदाबाद बोले तो बंगाल, तो यहाँ पे कौन थे, मोहम्मद रजा खान थे। ठीक है, सिताब राय कहां से दोस्त, सिताब राय जो है ये बिहार के थे। कहां पे, बिहार के थे।
राय दुर्लभ जो है ये क्या किया था, राय दुर्लभ आप अगर देखेंगे तो 1797 जो प्लासी युद्ध हुआ था उसमें इसने धोखा दिया था किसको, सिराजुद्दौला को। ठीक है, चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सम्राट शाह आलम द्वितीय ने ईस्ट इंडिया कंपनी को बंगाल, बिहार तथा उड़ीसा की दीवानी कब प्रदान की थी? ऑप्शन ए 12 अगस्त 1765, ऑप्शन बी 18 अगस्त 1765, ऑप्शन सी 29 अगस्त 1765, ऑप्शन डी 21 अगस्त 1765। बीपीएससी 2008 का प्रश्न, बताइए दोस्त इसका क्या जवाब होगा। हमने अभी डिस्कस किया दोस्त कि दो ही तो भाई जो है इलाहाबाद की संधि 2 बार हुई थी, एक तो 12 अगस्त को, एक 16 अगस्त को। तो 12 अगस्त को शाह आलम द्वितीय से साथ हुई थी, हमें अभी चार्ट बना के आपको समझाए हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। मुगल बादशाह बहादुर शाह जफर के बारे में कहा जाता है कि उसके साम्राज्य की सीमा थी चांदनी चौक से पालम, दिल्ली से बिहार, पेशेवर से बिहार, पेशावर से वाराणसी, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बताइए दोस्त, अब ऐसे प्रश्न आपसे अगर पूछे जा रहे हैं तो आपको थोड़ा सा इसमें समझना पड़ेगा। पहली बात तो जैसे ये जो शाह आलम द्वितीय था इसके काल में जो साम्राज्य था वो सिकुड़ता और सिमटता जा रहा था। तो ये कह सकते हैं कि जो दिल्ली का लाल किला है इसके लिए कहा जाता है, एक बड़ी फारसी बड़ी तगड़ी कहावत थी, दिल्ली ता पालम। क्या? दिल्ली ता पालम, दिल्ली ता पालम, दिल्ली ता पालम। ठीक है दोस्त, ये था। अब यहाँ पे दिल्ली से बिहार, पेशावर से बिहार, पालम। तो बेसिकली आप देखा जाए ये थोड़ा मोड़ा सही हो भी सकता है लेकिन एग्जैक्ट सही नहीं है, ये भी गलत हो गया। इसमें सही जवाब ऑप्शन नंबर ई हो जाएगा, दिल्ली से पालम था दोस्त। क्या? दिल्ली से पालम था। और यहाँ बहादुर शाह जफर नहीं होगा बल्कि शाह आलम द्वितीय होगा। क्या? शाह आलम द्वितीय। तब ये सही है, तो क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा ये। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नंबर पर क्या दोस्त, 15 नंबर। रणजीत सिंह ने सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा प्राप्त किया था कहां से भैया? शाह शुजा से, जमा शाह से, दोस्त मोहम्मद से, शेर अली से। बताइए दोस्त, इसकी कहानी थोड़ी सी आपको सुनाए। देखिए यहां पे एक कैरेक्टर आता है, कौन सा? अहमद शाह अब्दाली। कौन? अहमद शाह अब्दाली। ये एक कैरेक्टर आता है। ये आता क्या है, इसका नाम आता है अहमद शाह अब्दाली। ठीक, आपको पता है ये जो है अब पानीपत का तीसरा युद्ध हुआ था दोस्त। क्या? पानीपत का तीसरा युद्ध। तो पानीपत का तीसरा युद्ध किसके बीच हुआ था? मराठों वर्सेस अहमद शाह अब्दाली के बीच में हुआ था। तो इसमें क्या हुआ? 1761 में हुआ था। कब हुआ था दोस्त? 1761 में। ठीक है, अब ये इसमें क्या होता है, विजय हो जाता है और इसका जो शासन है वो कहीं ना कहीं पूरे भारत में फैल जाता है दोस्त। तो होता यह है कि अहमद शाह अब्दाली 1773 में जो है ये इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, खत्म हो जाता है। जब इसकी मृत्यु होती है तो इसकी मृत्यु के पश्चात जो उधर कश्मीर था, मुल्तान था, उनको छोड़ करके बाकी सभी जगहों पर, पंजाब या उससे सटे हुए अफगान के कुछ पार्ट थे, उन सभी जगहों पर जो सिख मिसल थे उनका अधिकार हो गया था। ठीक, तो जब ये इसकी मृत्यु होती है तो इसके जस्ट बाद जो है इसका पुत्र जो है बैठता है गद्दी पर। पुत्र का पुत्र बैठता है, पौत्र जो शाह शुजा, वो बैठता है काबुल की गद्दी पर। और जब काबुल की गद्दी पर बैठता है तो उसका जो खुद का भाई है, सगा भाई शाह महमूद, वो क्या करता है, वो वहां के जो शक्तिशाली बरकजई सरदार थे फतेह खां दोस्त मोहम्मद की सहायता से 1809 ईस्वी में उसको क्या करता है, विस्थापित कर देता है और स्वयं को कश्मीर और पेशावर पर जब अधिकार कर लेता है और स्वयं का राजा घोषित कर देता है। तो इस अवसर पर क्या होता है, जो ये आदमी शाह शुजा होता है ये क्या करता है, ये जो पंजाब के तत्कालीन राजा थे, पंजाब के राजा रणजीत सिंह, इनसे क्या करता है, इनसे मांगता है मदद कि साहब आप हमारी मदद करिए। तो इन्होंने कहा मदद तो कर देंगे गुरु, लेकिन हमको मिलेगा क्या? कहा हम आपको कोह ए नूर देंगे। क्या देंगे? कोह ए नूर, कोह ए नूर, जिसको हम लोग क्या कहते हैं, कोहिनूर कहते हैं, कोहिनूर देंगे। तो शाह शुजा को उन्होंने उसका शासन दिलाया और शाह शुजा से उन्होंने क्या प्राप्त किया, कोह ए नूर प्राप्त किया। ऑप्शन है बिल्कुल सही है दोस्त। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या दोस्त, अगला प्रश्न है, टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी बनाई कहां पे? श्रीरंगपट्टनम में, मैसूर में, बेंगलोर में, कोयम्बटूर।
ये 1992-93 में आया हुआ प्रश्न, बीपीएससी का ही है। ठीक है दोस्त, तो बताइए कहां पे बनाई थी दोस्त? तो आपको पता है टीपू सुल्तान ने अपनी राजधानी जो है श्रीरंगपट्टनम में बनाई थी। कहां पे? श्रीरंगपट्टनम में। अब देखिएगा श्रीरंगपट्टनम में और क्या क्या हुआ था। तो श्रीरंगपट्टनम में ही जैकोबियन क्लब की स्थापना, क्या? जैकोबियन क्लब की स्थापना, इसने करी। ठीक है, यहीं पे क्या किया? स्वतंत्रता का पहला वृक्ष, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया दोस्त। ठीक है, ये किया, जैकोबियन क्लब की स्थापना की, स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया। ठीक है, और इसने जो है जो उस वक्त समकालीन राजा थे, ये कह सकते हैं कि जो अन्य विदेशी जो राजा थे उनसे मैत्री संबंध स्थापित करने का इसने काम किया था। ये इसलिए कर रहा था क्योंकि ये अंग्रेजों के विरुद्ध लड़ाई लड़ रहा था, तो उनसे संबंध स्थापित करके जो है अंग्रेजों के विरुद्ध ये काम कर रहा था। और इस संबंध स्थापित करने में जैसे जो इस्तांबुल है, वर्तमान का काबुल है, मॉरिशस, वहां पर वो अपना दूध भेजता था। ठीक है दोस्त, तो बेसिकली श्रीरंगपट्टनम में अपनी राजधानी इसने बनाई थी और इसमें जैकोबियन क्लब की स्थापना करी थी। ये प्रश्न आया हुआ है, स्वतंत्रता का वृक्ष कहां लगाया? तो यहीं पर श्रीरंगपट्टनम। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या अंग्रेजों ने श्रीरंगपट्टनम की संधि किसके साथ की थी? हैदर अली, डुप्ले, टीपू सुल्तान, नंदराज। बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? देखिए अगर श्रीरंगपट्टनम की संधि आएगी दोस्त तो आपको पता है आंग्ल मैसूर युद्ध, आंग्ल मैसूर युद्ध। ठीक है, आंग्ल मैसूर युद्ध में देखिए एक एक करके हम लोग पढ़ लेते हैं दोस्त। आंग्ल मैसूर युद्ध कितने हुए थे दोस्त? 4 हुए थे। कितने दोस्त? 4 हुए थे। जो प्रथम युद्ध था उसमें हैदर अली जो विजयी हुआ था। दूसरे युद्ध में कोई निर्णय नहीं हुआ, लेकिन उसमें चूंकि जो हैदर अली था वो बेचारा मर गया था, तो उसके बाद टीपू सुल्तान संभालते हैं। जो तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है, तीसरे आंग्ल मैसूर युद्ध में टीपू सुल्तान जो है ये हार जाते हैं और इनके ऊपर बहुत सारे चार्जेस लगाए जाते हैं और यहीं पर श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। क्या? श्रीरंगपट्टनम की संधि, रंगपट्टनम की संधि होती है। ठीक है दोस्त, श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है और इनसे लगभग आधा भाग इनका, जो पूरा जिनका जहां पर इनका अधिपत्य था उसका आधा पार्ट क्या अंग्रेजों को देना पड़ जाता है हर जाने के रूप में। भैया आप हारे हैं, आप हमको देंगे। और ये कहा जाता है अगर आप ये हम आपके जो 2-3 पुत्र हैं उनको उठा ले जा रहे हैं, जो 2 पुत्र हैं उनको हम उठा ले जा रहे हैं, और जब हमको आप ये जो आपके ऊपर जुर्माना लगाएगा 50 लाख का वो दे देंगे और जो आधा हिस्सा वो दे देंगे, तब उसके बाद हम आपके पुत्रों को छोड़ेंगे। तो इस चक्कर में फिर क्या होता है, इसको बचाने के चक्कर में चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध होता है। और इस चौथे आंग्ल मैसूर युद्ध में क्या होता है दोस्त? टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है। ठीक है, टीपू सुल्तान जो है वो मारा जाता है और उसके बाद जो अधिपत्य था वो अंग्रेजों का हो जाता है। और ये कहा जाता है कि जब श्रीरंगपट्टनम की संधि हुई तो उसमें कार्नवालिस उस टाइम था, तो कार्नवालिस ने कहा था कि हमने शत्रु को प्रभावशाली ढंग से पंगु बना दिया है तथा साथियों को भी शक्तिशाली नहीं बनने दिया है। तो बेसिकली इसमें आपका सही जवाब क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, टीपू सुल्तान। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। ठगों का उन्मूलन किसके नेतृत्व में हुआ था? ऑप्शन ए लॉर्ड क्लाइव, ऑप्शन बी कैप्टन सलीमन, ऑप्शन सी लॉर्ड मिंटो, ऑप्शन डी अलेक्जेंडर बर्न्स, ऑप्शन ई इनमें से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है, बताइए दोस्तों इसका सही जवाब क्या होगा? ठगों का उन्मूलन। देखिए ठगी प्रथा, सती प्रथा है ना, विलियम बेंटिक खत्म किया था उसको। ठगी प्रथा में क्या था दोस्त? इसमें हिंदू मुस्लिम दोनों थे। जो ठग थे वो लोग प्रायः काली, दुर्गा और भवानी की पूजा किया करते थे और उनको जब डकैती करते थे तो जो शिकार होता था उनका वो सिर काटकर देवी के चरणों में अर्पित करते थे। उनका विश्वास था कि यह धंधा जो है ये उनके विधि का विधान है और उनके शरीर की मृत्यु उनके भाग्य में उसी प्रकार लिखी हुई है। तो हालांकि सती प्रथा का जो मुद्दा है वो तो भाई हिंदू धर्म संबंधित था, तो उसमें धार्मिक विवाद उठे थे, लेकिन जब ठगी प्रथा को बंद किया गया ना दोस्त, तो लगभग 1837 में किसके नेतृत्व में? कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में। कैप्टन सलीमन के नेतृत्व में कब? 1837 में इसको पूर्णतः ठगी प्रथा को समाप्त कर दिया गया। ठीक है, तो इसमें ऑप्शन नंबर भी बिल्कुल सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 19 नंबर, बंगाल में द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू की गई थी? वारेन हेस्टिंग, विलियम बेंटिक, रॉबर्ट क्लाइव, लॉर्ड कर्जन, उपयुक्त में से कोई नहीं,
उपयुक्त में से एक से अधिक, ठीक है। देखिए एक नाम आपको याद रखना, लियोनस कार्टियस। क्या? लियोनस कार्टियस एक नाम आपको याद रखना है, कार्टियस, ठीक है। लियोनस कार्टियस जो है ये द्वैध शासन प्रणाली का जनक इसको माना जाता है। क्या? द्वैध शासन प्रणाली का जनक, जो है इनको माना जाता है, द्वैध शासन प्रणाली का जनक माना जाता है। मामला क्लियर है? तो लियोनस कार्टियस को। लेकिन अगर यहां पर प्रश्न पूछा भाई कि वह द्वैध शासन प्रणाली किसके द्वारा लागू हुई थी, तो इसमें जब इस प्रकार के प्रश्न कभी भी आपको आते हैं, ठीक, कभी भी आपसे अगर द्वैध शासन प्रणाली के विषय में पूछा जाता है और उसमें लियोनस कार्टियस मान लीजिए ऑप्शन में नहीं है, ठीक है, तो भाई लियोनस कार्टियस ऑप्शन में है ही नहीं है तो हम मारेंगे किसको? तो जाहिर सी बात हम वो मारेंगे जो हमको दिया गया है। तो आपको एक ऑप्शन दिखता है रॉबर्ट क्लाइव। रॉबर्ट क्लाइव क्या करता है? रॉबर्ट क्लाइव आपको पता है जब ये जीता था तो जो बक्सर युद्ध हुआ था 1764 में, उसके बाद ये 1765 में दोस्त, 1765 में ये द्वैध शासन प्रणाली लागू किया था। तो भारत में द्वैध शासन प्रणाली का जनक के रूप में रॉबर्ट क्लाइव को भी जाना जाता है, ठीक है। और उसके बाद ये पूछा जाता है कि भाई रॉबर्ट क्लाइव ने 1765 में क्या किया? द्वैध शासन प्रणाली लागू की। अब ये इसको समाप्त किसने किया? क्या अगर आपसे पूछे कि भाई इसको समाप्त किसने किया था? वारेन हेस्टिंग ने। किसने? वारेन हेस्टिंग ने। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर के द्वारा। किसके द्वारा? बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के द्वारा। अब ये आया कब था बोर्ड ऑफ डायरेक्टर दोस्त? तो बोर्ड ऑफ डायरेक्टर करीब ये आया था 1772 ईस्वी में, 1772 ईस्वी में। और इसके जस्ट बाद 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट आता है जिसके तहत क्या होता है? कोर्ट की स्थापना होती है, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए कि भाई द्वैध शासन प्रणाली का जनक लियोनस कार्टियस, आपको नहीं ऑप्शन दिख रहा है, तो भारत में अगर पूछेगा कि भाई द्वैध शासन प्रणाली जनक कौन, तो रॉबर्ट क्लाइव, ठीक है। समाप्त उसने किया, वारेन हेस्टिंग्स ने कब किया? 1772 में किया। तो बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए आगे बढ़ते हैं। द्वैध शासन प्रणाली का जनक किसे माना जाता है? लॉर्ड क्लाइव, हेक्टर मुनरो, लॉर्ड मैकाले, सर लियोनस कार्टिस। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। देखिए दोस्त अगर इसकी बात करेंगे ना द्वैध शासन प्रणाली का जनक के रूप में, तो आपको देखिए इसमें कुछ अभी हमने क्या बताया, अगर आपको लियोनस कार्टियस दे देगा तो आपको लियोनस कार्टियस को ही मानना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि आपको पता है कि लियोनस कार्टियस ने पहली बार द्वैध शासन प्रणाली लागू करके ये दीवानी और बिजारा जो कानून व्यवस्था थी उसकी जिम्मेदारी अलग इन्होंने कर दी थी। तो इसमें ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही हो जाएगा। अब यहीं पे अगर आपको यह कहा जाए कि लियोनस कार्टियस ऑप्शन में है ही नहीं है, केवल लॉर्ड क्लाइव, तो आप लॉर्ड क्लाइव को क्या करेंगे? टिक करेंगे। मामला समझ में आ गया? गलत तो नहीं करेंगे दोस्त, मत करिएगा मेरे भाई। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्या दोस्त? भारत में प्रथम रेलवे लाइन किस ब्रिटिश गवर्नर के समय में बिछाई गई थी? ऑप्शन ए लॉर्ड डलहौजी, ऑप्शन बी लॉर्ड कर्जन, ऑप्शन सी लॉर्ड वेलेजली, ऑप्शन डी लॉर्ड लीटन। बताइए दोस्त इसका क्या पूछ रहा है? रेलवे लाइन। अच्छा ये बताइए रेलवे लाइन बिछाई कब गई थी? तो पहली रेलवे लाइन, क्या पहली रेलवे लाइन की बात कर लेते हैं। पहली रेलवे लाइन, तो भाई पहली रेलवे लाइन कब बिछाई गई थी? 1853 में, ठीक है। अब आपको 1853 दिख गया है, कहां से कहां तक? मुंबई से ठाणे, मुंबई से ठाणे तक जो है ये बिछाई गई थी, ठीक है। मुंबई से ठाणे तक बिछाई गई थी। अगर आपसे ये पूछ ले भाई दूसरी रेलवे लाइन अगर आपसे पूछे तब क्या बताएंगे आप? तो भैया ये गई थी 1854 में। कहां पर? कलकत्ता में। तो कलकत्ता से रानीगंज, कलकत्ता से रानीगंज, ठीक है। रानीगंज ये बिछाई गई थी, कलकत्ता से रानीगंज। अब आप देखना है कि भाई 53 में कौन था? आपको पता है 1848-49 में जो है कौन आ गया था? वही जिसने 18 की क्रांति की भूमिका अहम निभाई थी, लॉर्ड डलहौजी। डलहौजी किसके लिए फेमस था? हड़प नीति के लिए। हड़प नीति, डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, हड़प नीति, इसके लिए जाना जाता है। वेलेजली किसके लिए? सहायक संघ के लिए। क्या? सहायक संघ के लिए। लॉर्ड कर्जन आपको पता 1905 वाला, बंगाल विभाजन, ठीक है। और लॉर्ड लिटन इसने प्रतिबंध लगाया था ना, तो इसको आपको याद रखना है।
तो भैया बताओ इसमें जो बिछाई गई थी लॉर्ड डलहौजी के टाइम में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। मुंगेर का बरहिया ताल विरोध का उद्देश्य क्या था? बाकस्त भूमि की वापसी की मांग, मुस्लिम किसानों का शोषण बंद हो, जमींदारी प्रथा की समाप्ति, वर्ग युद्ध की शुरुआत करना। 1994 का प्रश्न है, बताइए दोस्त इसका सही जवाब क्या होगा? भाई जो मुंगेर का बरहिया ताल विरोध था उसका उद्देश्य क्या था? तो मुंगेर का बरहिया ताल का विरोध हुआ ये कब था? तो ये हुआ था 1936 टू 1938, ये बरहिया ताल विरोध। ठीक है, बरहिया ताल विरोध। ठीक है, बरहिया ताल विरोध जो है ये हुआ था 1936 से 38 के बीच में, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में। किसके नेतृत्व में? कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में ये हुआ था। ठीक है, कार्यानंद शर्मा के नेतृत्व में चला गया था। और ये बेसिकली इसका कॉन्सेप्ट क्या था? इसका उद्देश्य था बाकस्त भूमि की वापसी की मांग। ऑप्शन है बिल्कुल सही जवाब है। चलिए आगे बढ़ते दोस्त। 23 नंबर, 1857 में भारत का गवर्नर जनरल कौन था? वेलेज अली था, डलहौजी था, कैनिंग था या मिंटो था? भाई मार्ले मिंटो एक्ट 1909, ये तो ऐसे ही भाई 1857 का, तो ये गलत हो गया। ठीक है, अब इसमें देखिएगा डलहौजी की हड़प नीति, ये 1856 वाला, तो जाहिर सी बात है ये चला गया था 1855-56 चला गया था, तो ये भी गलत हो गया। वेलेजली की सहायक संधि 1700 कुछ में हुई थी, ये भी तो एक तो गलत हो गया। इसमें सही जवाब क्या है? लॉर्ड कैनिंग। और इसी के टाइम बाद जैसे भारत का गवर्नर जनरल कौन था 1857 में? कैनिंग था। और प्रथम वायसराय यही कौन था? भारत का प्रथम वायसराय भी कौन था दोस्त? तो ये आपका कैनिंग था। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। अगला प्रश्न लेते हैं, 24 नंबर। अंग्रेजी भारतीय सेना में चर्बी वाले कारतूस से चलने वाली एनफील्ड राइफल को कब शामिल किया गया था? ऑप्शन ए नवंबर 1856, ऑप्शन बी दिसंबर 1856, ऑप्शन सी जनवरी 1857, ऑप्शन डी फरवरी 1857। आपको देखिए एक चीज पता है कि भाई जब भारतीय सेना में जो अंग्रेजी चर्बी वाले कारतूस थे, सॉरी जो चर्बी वाले कारतूस थे, मतलब ये कहिए कि जो ब्राउन बेस जो थी राइफल, उसके स्थान पर जो नवीन एनफील्ड राइफल आई, उसके प्रयोग में यह कहा गया कि जब इसमें जैसे एक नहीं होता हल्ला उड़ जाती है, तो इस राइफल में जो सियालकोट और अंबाला दमदम यहाँ पे बन रही थी, उसमें यह कहा गया कि भाई इसमें गाय और सुअर की क्या है? गाय और सुअर की चर्बी युक्त कारतूस इसमें बनाए जा रहे हैं। और अच्छा, वो जब कारतूस को कैसे खोलना था? मुंह से खोलना था। जैसे आप हमारी जैसे आप आराध्य देवी जो है, आराध्य माँ गौ माता है, तो अब उनकी मांस लगी, हम उसको खोलेंगे तो हमारा धर्म भ्रष्ट हो रहा है। तो एक खबर फैल गई साहब कि जो है, और कब फैली? जनवरी 1857 में खबर फैल गई कि साहब इसमें जो है कारतूस वाला है सिस्टम। कारतूस में वो भाई अगर हिंदू है तो वो गाय वाला गाय को पवित्र मानता है, और अगर वहां पे जो है मुस्लिम है तो वो सुअर को या तो गंदा मानते हैं, नहीं तो फिर जो है भाई उनको नहीं पसंद होता है वो, तो वो लोग सुअर से दूर रहते थे। ये घटना जो है जब ये भाई बननी शुरू हुई थी, ये दिसंबर 1856 में शुरू हो गया था मामला। लेकिन अगर आपसे ये पूछे कि भाई अफवाह कब फैली, यहां पूछा क्या चलने वाली एनफील्ड राइफल कब शामिल की गई, तो शामिल तो दिसंबर में की गई थी, लेकिन अफवाह कब फैली? गौ के मांस की चर्बी युक्त जो भी था, अफवाह फैली जनवरी 1857 में। ठीक है, तो अफवाह फैली थी जनवरी 1857 में, लेकिन शामिल की थी दिसंबर 1856 में। ठीक है, आगे चल के यही जो है 1857 की क्रांति का प्रमुख कारण बनती है। हालांकि वैसे तो जो डलहौजी की हड़प नीति थी और बहुत सारे कारण थे, लेकिन जब ये धार्मिक कारण उसमें इंक्लूड हो गया तो उसके बाद ज्वाला और भड़क उठी। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 25 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया था? ऑप्शन ए खान बहादुर खान, ऑप्शन बी कुंवर सिंह, ऑप्शन सी तात्या टोपे, ऑप्शन डी रानी रामकुमारी। आपको पता है? देखिए दोस्त, अगर हम यहाँ बात कर लेते हैं 1857 की क्रांति में, तो आपको पता है भाई खान बहादुर खान दिल्ली वाले थे। ठीक है, दिल्ली बरेली उधर साइड वो देख रहे थे। तात्या टोपे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ अपना पूरा वो कर दिए थे। हालांकि उसके बाद ग्वालियर में इनके मित्र द्वारा इनको धोखा दिया गया और वहां पे इसके बाद इनको फांसी दी गई। यहाँ पे रानी रामकुमारी है नहीं। ये देखिए 97 में आया है
48 से 52 2008 में भी आया है। ठीक है, तो भैया यहाँ पे सही जवाब आपका हो जाएगा कुंवर सिंह। कुंवर सिंह बोले तो जगदीशपुर, कुंवर सिंह बोले तो जगदीशपुर। समझिएगा, पूरी कहानी आपको सुना रहे हैं। ठीक है, 1857 में जगदीशपुर में विद्रोह की अगुवाई करने वाले कुंवर सिंह, जो अभी वर्तमान में बिहार का आरा जिला नहीं है, भोजपुर का एक पार्ट है आरा, वहीं से संबंधित थे। जब उन्होंने अंग्रेजों के विरुद्ध जो है विद्रोह का झंडा बुलंद किया, तो लोग उनको एक नाम दिए बिहार का सिंह। उनको कहा जाता भाई ये बिहार का सिंह है। और उन्होंने क्या किया, उन्होंने शाहबाद में, कहां पे दोस्त, शाहबाद में, शाहबाद में तख्ता पलट किया। पहले तख्ता पलट किया दोस्त, है ना। जब तख्ता पलट दिया शाहबाद में तो इनका मन और बढ़ गया, है ना। उसके बाद जो है इन्होंने कानपुर पर संयुक्त आक्रमण के लिए नाना साहब की मदद है, तो काल्पनिक ये बढ़े आगे चल करके वह विद्रोह की मिसाल को रोहतास, मिर्जापुर, रीवा, बांदा और लखनऊ तक आगे तक ले गए दोस्त, जहां पर उनका अत्यंत सम्मान पूर्वक स्वागत किया गया। अपनी अंतिम सफलता के रूप में अपने गृह जनपद, जो उनका गृह नगर था जगदीशपुर के निकट अंग्रेजों को बुरी तरह उन्होंने क्या किया, पराजित किया। और इस युद्ध के दौरान जो कुंवर सिंह थे वो बुरी तरीके से घायल भी हो गए। इसी क्रम में 26 अप्रैल 1858 को 26 अप्रैल 1858 को क्या हुआ, इनकी मृत्यु हो गई, देहांत हो गया। और इसके बाद जब इनकी मृत्यु हो गई तो इनके भाई कौन थे दोस्त, इनके भाई थे अमर सिंह। इन्होंने क्या किया, अमर सिंह जो है ये नेतृत्व किए। और ये कब तक किए, दिसंबर 1858 तक, दिसंबर 1858 तक। हालांकि ये भी बाद में शहीद हो गए। ठीक है, मतलब संघर्ष खत्म नहीं हुआ था। दिसंबर 1858 तक जो है, जो कुंवर सिंह ने आग लगाई थी वो, उसकी ज्वाला जो है वो धड़कती रही, जलती रही। चलिए दोस्त आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न लेते हैं। क्या है, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? किसी को बताने की आवश्यकता है क्या? नहीं है, बिल्कुल आप ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल क्लिक कर लीजिएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्त। जगदीशपुर में किस व्यक्ति ने 1857 के विप्लव में क्रांतिकारियों का नेतृत्व किया था? सोचिए, ये ऐसे प्रश्न है 94-95 में भी आए हैं, 2008 में भी आ रहा है, 2005 में भी आ रहा है, 2017 में भी आया है यही वाला। तो भैया अगर ऐसे प्रश्न आप पढ़ लेंगे बीपीएससी वाला, तो आप जब जाएंगे तब गलत नहीं करेंगे आप, अभी तो शुरुआत है। ठीक है, तो बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? ऑप्शन नंबर ए, कुंवर सिंह। बिना सोचे समझे बता दीजिए। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं। 28 नंबर, कुंवर सिंह राजा थे। अब देखिए कुंवर सिंह कितने फेमस है, मतलब कुंवर सिंह से एक प्रश्न तो पिछली बार देखेंगे तो हमेशा आया ही आया है। ठीक है, तो भैया ये कहाँ के थे? हमीरपुर के थे? नहीं थे। धीरपुर के थे? नहीं थे। रामपुर के थे? नहीं थे। ये कहाँ पे थे? जगदीशपुर के थे। ऑप्शन सी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 29 नंबर, क्या दोस्त, ईसवी 1857 के विद्रोह के एक नेता कुंवर सिंह किस स्थान से संबंधित थे? ग्वालियर, जगदीशपुर, झांसी, मेरठ, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2022 का प्रश्न है दोस्त। ठीक है, अब देख रहे हैं आप, अगर आप एक प्रश्न पढ़ लेंगे ना तो उसके बाद कंटिन्यू आप पढ़ते जाइए, कोई समस्या ही नहीं है दोस्त। तो 28, 29 जो भी आप पढ़, सारे के सारे प्रश्न क्या है, सारे के सारे प्रश्न आपको कुंवर सिंह से संबंधित मिल जाएंगे दोस्त। ठीक है, तो कुंवर सिंह संबंधित जब मिल रहे हैं तो आप इसको जो है अच्छे से कर लीजिए। तो भैया बताओ कहां संबंधित थे? जगदीशपुर से। ऑप्शन बी बिल्कुल सही जवाब है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 30 नंबर, कुंवर सिंह अंग्रेजों के खिलाफ 1857 के विद्रोह में किस जगह शामिल हुए? ऑप्शन आरा, ऑप्शन बी पटना, ऑप्शन सी बेतिया, ऑप्शन सी वाराणसी, ऑप्शन ई उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। बीपीएससी 2018 का प्रश्न है दोस्त। बीपीएससी 2018 कहां पर ये शामिल हुए थे? देखिएगा 25 जुलाई 1857 में। कहां पे? 25 जुलाई, एक एक डेट आप याद रखिएगा। 25 जुलाई 1857, ये डेट याद रखिएगा। कहां पर? दानापुर में सैनिकों के 3 रेजिमेंट ने विद्रोह कर दिया था। कहां पर? दानापुर में सैनिकों के रेजिमेंट ने क्या किया? विद्रोह। वही कारण हमने जो बताया था आपको। उसके बाद जब विद्रोह कर दिए तो 26 जुलाई को ये सैनिक कहां पहुंचे भाई? 25 जुलाई को 18 यहां थे, कहां पे? दानापुर में। और ये 26 जुलाई को कहां पहुंच गए? ये पहुंच गए आरा। कहां पहुंच गए? आरा पहुंच गए दोस्त। जब ये आरा पहुंचते हैं तो यहां पर ये कहते हैं कि कुंवर सिंह से कि भाई आप हमारा नेतृत्व करिए।
यहां आप हमारा नेतृत्व करिए। तो कुंवर सिंह क्या करते हैं, यहां से नेतृत्व करना शुरू कर देते हैं और कहां कहते हैं चलो कहां पे, पटना। कहां चलो, पटना चलो। अगर आपसे किस जगह शामिल हुए तो शामिल तो आराम हुए थे, लेकिन पीपीएससी ने इसको पटना माना है, इसलिए आपको पटना ही जानना पड़ेगा। बाकी इसमें सही ऑप्शन क्या है, सही ऑप्शन तो आरा ही है, क्योंकि शामिल आरा में हुए थे सैनिकों के आह्वान पर। ठीक है, तो अब इसमें देख लीजिएगा। ठीक, चलिए 31 नंबर, इनमें से किसने ठाकुर के विद्रोह में सक्रिय भाग लिया था? नाना साहब कानपुर, बेगम हजरत महल लखनऊ, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद, बेगम जीनत महल दिल्ली। उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। सक्रिय भाग लिया था, यह पूछा गया दोस्त। भाई सक्रिय भाग कौन लिया था? तो अब जाहिर सी बात है, नाना साहब कानपुर बिल्कुल सही बात है, बेगम हजरत महल लखनऊ बिल्कुल सही बात है, ठीक है, मौलवी अहमदुल्ला फैजाबाद बिल्कुल ये भी सही बात है, और बेगम जीनत महल दिल्ली ये भी बात सही है। इसमें कहीं से भी एक भी गलत नहीं है। तो भैया उपयुक्त में से एक से अधिक सही हो जाएगा, बिल्कुल ऑप्शन ई सही जवाब है। ठीक है दोस्त, ऑप्शन ई बिल्कुल सही। ऐसे प्रश्न आपको देखने को मिल रहे हैं, तो आप समझिए क्या है। जैसे चलिए आगे बढ़ते हैं। 32 नंबर, पटना के ठाकुर के स्वतंत्रता संग्राम के नेता कौन थे? हैदर अली खान, राजपूत कुंवर सिंह, जुझार सिंह या कुशल सिंह? बताइए दोस्त। 1999 का प्रश्न सेम टू सेम अभी आ गया और आपको दिख जाएगा ये। ठीक है, तो पटना, जैसे आपको पता है भाई, जो कुंवर सिंह थे वो जमींदार थे जगदीशपुर के, और हमने भी जस्ट बताया आपको कि 25 जुलाई को जब दानापुर के सैनिकों ने विद्रोह किया था, वो 26 को पहुंच गए थे, 26 जुलाई को कहा आरा में, आरा से वो सम्मिलित हुए। ठीक है, तो उसके बाद ये कूच कर दे किस तरफ, पटना की तरफ, पटना गए। तो एक ये बात कर सकते हैं कि जमींदारी कंपनियों का जो उनका नीति थी, जमीन जो कंपनी की, उसको अव्यक्त करने के लिए कहां गए थे, वो पटना गए थे। तो बेसिकली राजपूत कुंवर सिंह जो है ये नेता थे। ठीक है, ऑप्शन भी बिल्कुल सही है। चलिए 1857 के विद्रोह का बिहार में 15 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1857 केंद्र था? रामपुर था, हमीरपुर था, धीरपुर था या जगदीशपुर था? क्या 25 जुलाई 1857 से 20 जनवरी 1858 तक का केंद्र? मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों इसका। आपको पता है कि भाई अगर देखा जाए तो अभी हम डिस्कस कर रहे थे कि भाई इसमें जो सैनिक थे, जब उन्होंने विद्रोह किया 25 जुलाई को, कब किया था? 25 जुलाई को विद्रोह किया। 25 जुलाई समझिएगा, 25 जुलाई दानापुर, ठीक, 26 जुलाई आरा, उसके बाद सीधे कूच हुई कहा, पटना की तरफ। किसके नेतृत्व में? जगदीशपुर के जमींदार जो है जो उस टाइम थे कुंवर सिंह, उनके नेतृत्व में। तो जगदीशपुर जो है ये केंद्र था और ये अंतिम तक बना रहा था। जो बिहार में 1857 के विद्रोह का केंद्र जगदीशपुर था, तो वहां के जो जमींदार कुंवर सिंह थे उन्होंने नेतृत्व को संभाल लिया था। और शाहबाद जिले में आपको बताना था कि वहां पर तख्ता पलट करके अपनी सरकार स्थापित कर ली थी। बाद में वो बुरी तरीके से जो है जगदीशपुर में ही अंग्रेजों को हराते हैं। तो बिहार के विद्रोह को पटना डिवीजन जो कमिश्नर थे तो विलियम टेलर, और बंगाल जो गोलंदाज फौज के मेजर बेसेंट आर द्वारा हालांकि दबाने का प्रयास किया था, लेकिन अंत में ये दिसंबर 1858 में दबाया था इन्होंने। तो यहां पूछा क्या गया है कि जनवरी 1800 केंद्र जो है ये कौन था? जगदीशपुरी बना हुआ था दोस्त। ठीक है, कौन? जगदीशपुर बना था। उसके बाद बिहार, फिर ये रीवा, आपका इधर मिर्जापुर, फिर इधर लखनऊ तक पूरा मिसाल जलाए थे। ठीक है, चलिए 34 नंबर, जगदीशपुर के राजा थे, बताने नहीं है, ऑप्शन डी कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए 35 नंबर चलते हैं दोस्त। कुंवर सिंह ने 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किस प्रांत से किया था? पंजाब, बिहार, बंगाल, महाराष्ट्र। इतना पढ़ाने के बाद 2001-2 का प्रश्न भी ये है, एक में भी आया था, दो में भी आया। तो भैया ये है बिहार, जगदीशपुर, पटना। ठीक है, 36 नंबर, 1857 के विद्रोह का नेतृत्व बिहार में किसने किया? खान बहादुर खान, तात्या टोपे, रानी कुमारी, राम कुमारी, कुंवर सिंह। सेम टू सेम क्वेश्चन तो यही 2008 में भी आया है। मतलब बीपीएससी क्या करती है अपने क्वेश्चन, बीपीएससी अपने क्वेश्चन रिपीट करती दोस्त। ठीक है, तो आप इसको याद रखिएगा। तो ऑप्शन बी इसमें बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 37 नंबर, बिहार में 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किसने किया? नाना साहब, तात्या टोपे, कुंवर सिंह, मौलवी अहमदुल्ला। आपको पता है अहमदुल्ला बरेली वाले थे। नाना साहब कानपुर,
सातवें तौर पे झांसी की रानी लक्ष्मीबाई के साथ थे तो कोई वो नहीं था। इसमें ऑप्शन सी क्या है, कुंवर सिंह। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। 38 नंबर, निम्नलिखित में से कौन 18 स्थान के विद्रोह में अंग्रेजों का सबसे कट्टर दुश्मन था? मौलवी अहमदुल्ला शाह, ठीक है, मौलवी इमदादुल्ला, ऑप्शन सी मौलाना उजले हक खैराबाद, ऑप्शन डी बाबा लियाकत अली। लियाकत अली बोले तो इलाहाबाद वाले लियाकत अली। ठीक है, बताइए इसका सही जवाब क्या होगा? इसका सही जवाब क्या होगा दोस्त? ठीक, देखिए इसकी हम बात कर लेते हैं भाई कि इसमें जो है सबसे ज्यादा सबसे बड़ा दुश्मन कौन था अंग्रेजों का? तो मौलवी अहमदुल्ला शाह ने जो फैजाबाद का नेतृत्व किए थे। किसका नेतृत्व? फैजाबाद। फैजाबाद वर्तमान का अयोध्या, बोले तो अवध प्रांत। ठीक, अवध प्रांत, इन्होंने अपना नेतृत्व प्रदान किया था और ये अंग्रेजों के सबसे कट्टर दुश्मन थे। ये मूलतः तमिलनाडु के आरकाट के रहने वाले थे, पर फैजाबाद में आकर के वो बस गए थे। उन्होंने भारत में विभिन्न धर्मांतरण का आह्वान करते हुए कहा कि सारे लोग काफिर अंग्रेजों के विरुद्ध क्या करो, खड़े हो जाओ और उन्हें भारत से खदेड़ दो। इनके बारे में अंग्रेजों ने कहा कि यह अदम्य साहस के गुणों से परिपूर्ण और दृढ़ संकल्प वाले व्यक्ति तथा विद्रोहियों में सर्वोत्तम सैनिक है। ठीक उसी प्रकार जैसे जब झांसी की रानी के लिए बात कही जा रही थी तो उस टाइम जो तत्कालीन सेनानायक था फिरोज, उसने कहा था कि झांसी की रानी कई लाखों मर्दों में अकेली मर्द है। तो वो भी पूछा जाता है आपसे, तो वहां पे सबसे बड़े दुश्मन कौन थे? मौलवी अहमदुल्ला शाह, अदम्य साहस के धनी थे। ठीक है दोस्त, चलिए आगे बढ़ते हैं। 39 18 स्थान के विद्रोह को किस उर्दू कवि ने देखा था? मीर तकी मीर, जोक, गालिब या इकबाल? अब जाहिर सी बात है, हम लोग खूब शायरी पढ़ते सुनते हैं ना, तो यहाँ पे एक कवि हुआ करते थे, कौन? गालिब, है ना? नहीं होता हम लोग बाद बात में गालिब ने ये लिखा, गालिब ने वो लिखा। तो गालिब ने जो है जो 18 स्थान के विद्रोह था उसको अपनी आंखों से देखा था। आज भी गालिब की शायरी क्या है, फेमस है। ऑप्शन सी सही है। अंतिम प्रश्न लेते दोस्त, निम्न में से कौन सा ईस्ट इंडिया कंपनी के सिपाहियों को विद्रोही बनाने का कारण नहीं था? समझिएगा, यहाँ पे नहीं था। ईसाई धर्म फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास, जहाज पर यात्रा करने के लिए सिपाहियों को आदेश, भत्ते की रोकथाम, अधिकारियों की अक्षमता, उपयुक्त में से कोई नहीं, उपयुक्त में से एक से अधिक। 2018 का प्रश्न है, पूछा है कौन सा कारण नहीं है, क्या कौन सा कारण नहीं, ये पूछा गया दोस्त। ठीक है, तो अभी हम जब 1857 की क्रांति, यह कह सकते हैं जो सिपाही की विद्रोह की बात हो रही है, तो मैं पूरी कहानी आपको अभी सुना रहा हूं, अभी मैं सुना भी चुका हूं। तो 1857 का विद्रोह बहुत बड़े क्षेत्र में फैला हुआ था, इसे जनता का व्यापक समर्थन भी प्राप्त हो रहा था। पूरे देश में यह कह सकते हैं कि जो बड़ा वर्ग था उनको छोड़ दिया जाए तो बाकी सभी लोग जो है इसका समर्थन कर रहे थे। मतलब दक्षिण भारत का पूर्वी और पश्चिम भारत के अधिकांश भागों में ये इसलिए नहीं फैल पाता क्योंकि वहां पे जो है वो भारतीय रजवाड़ों के अधिकांश शासक थे और जो बड़े जमींदार थे वो क्या थे, बड़े पक्के स्वार्थी टाइप के थे, वो अंग्रेजों की शक्ति से भयभीत थे, वो उनके प्रभाव में थे, इसलिए वो विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे। इसके विपरीत जैसे ग्वालियर के सिंधिया थे, इंदौर के होलकर थे, हैदराबाद के निजाम थे, जोधपुर के राजा थे, भोपाल के नवाब, पटियाला, नाभा और जिंद के सिख शासक थे तथा पंजाब के सिख सरदार, कश्मीर के महाराजा, दूसरे अनेक सरदारों और बड़े जमींदारों ने विद्रोह को कुचलने में अंग्रेजों की सक्रिय सहायता की। इसमें कहा जाता है कि जो उस टाइम गवर्नर था कैनिंग ने कहा था कि हम इस तूफान के आगे बांध की तरह ऐसे उड़ जाते, तूफान की जो लहर थी इसमें उड़ जाते, लेकिन ये जो भारतीय राजा थे ये क्या किए, ये हमारा सपोर्ट किए, नहीं तो हमको जो तूफान आया था ये अपनी लहर में क्या करता, हमको बहा ले जाता। व्यापारियों और शिक्षित वर्ग ने कलकत्ता और बंबई के सभाएं की अंग्रेजों की सहायता के लिए प्रार्थना भी करी थी। एक बात बताऊं आपको, अभी या कभी इतिहास एक चीज अगर आप पढ़ेंगे तो ये चीज हमेशा दोहराता है कि जो बड़े लोग रहते हैं, बड़े लोग, शिक्षित लोग, वो कभी भाग नहीं लेते हैं। जैसे अगर आज गलत हो रहा है तो उसके प्रतिरोध में कभी वो भाग नहीं लेते हैं क्योंकि वो स्वार्थी लोग होते हैं। अब आज जैसा नहीं, अभी आज अगर कुछ गलत हो रहा है, आज विरोध नहीं हो रहा तो आज नहीं, आज ही हो रहा, वो अनादिकाल से चला आ रहा है। तो ग्रामीण जनता जो होती है वो बेचारी अपना जो है विरोध करती है और जो पढ़े लिखे लोग उनका विरोध नहीं करते। तो 1857 क्रांति में भी यही कारण था। ठीक है, तो
तो 1857 की जो क्रांति थी उसमें भी बेसिक कारण यही था, ठीक। लेकिन अब इसमें एक कारण भाई कौन सा कारण नहीं था, तो भाई उपयुक्त में से कोई एक से अधिक, भाई जाहिर इस फैलाने के लिए कंपनी के अधिकारियों का प्रयास नहीं था। जहाज पर तो इसमें 2-3 भत्ते की रोकथाम ऐसा कुछ था नहीं, तो इसमें ऑप्शन नंबर ई जो है ऑप्शन, जैसे ये कह सकते हैं क्या कारण नहीं था पूछा है, माफ करिएगा, कारण नहीं था, जाहिर बात है ये भी कारण था, ये भी कारण था, ये भी कारण था, अधिकारियों की अक्षमता ये कारण नहीं था, ठीक है। तो ऑप्शन डी जो है बिल्कुल सही हो जाएगा, ऑप्शन डी इसमें बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा, ये कारण नहीं था, बाकी सारे के सारे कारण थे, ठीक है। अब ये पूछ रहा था कारण था, तब ये इसमें ऑप्शन ई हो जाता, ठीक है। मैं थोड़ा सा, आप भी प्रश्न जब पढ़िए तो इसी प्रकार के प्रश्न पे। तो दोस्त आज की क्लास आपकी 40 प्रश्नों की जो श्रृंखला थी वो यहीं तक, अगली जो श्रृंखला रहने वाली है वो करीब 40 से 50 प्रश्न की रहेगी, और उसमें हम आपको पूरा जो आधुनिक भारत का एक 1857 की क्रांति का जो एक पार्ट है वो खत्म कर देंगे। तो आप सभी बने रहिए, जुड़े रहिए और अपने दोस्तों तक शेयर लाइक करते रहिए दोस्त, ठीक है। तो अब हमें इजाजत दीजिए, नमस्कार, जय हिंद।